हाँ तो मेरे 24 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, अगर आप भी आज जा रहे हो 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने, तो आज के इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लेना। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 24 फरवरी हिंदी, पूरे हिंदी को एक ही वीडियो में। सही सुना आपने। अगर आप पेपर देने जाने से 1 घंटे पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना। ये हिंदी का एक महामैराथन क्लास होगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करवाने वाला हूं। आज पूरे 100 नंबर आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। इस वीडियो में मैंने जो जो क्वेश्चन लिया है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरा हिंदी एक ही वीडियो में आज हम खत्म करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज आप लोग जाना, आज 24 फरवरी है, आज जाना और पेपर में छाप के आना भैया। हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए टोटल 20 टॉपिक है हमारे हिंदी में। 20 टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर पद्यांश को पढ़ेंगे, लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, कहानी, खंड काव्य, ये आपका खंड का हो गया। खंड खा में हम संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, मुहावरे और लोकोक्तियां, आपठित गद्यांश, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध, मतलब पूरा हिंदी आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सबको ध्यान से पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। ये लास्ट वीडियो होगा और सबसे स्पेशल वीडियो होगा। तो चलिए एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। हम अपने स्पीड में चलेंगे भाई, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो फटाफट मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आप लोग समझते हुए चलिएगा। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे जहां से हमारा पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। एज इट इज हम पेपर की तरह ही पढ़ेंगे आज। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, बस ऐसे आंसर फटाफट देते हुए चलूंगा। आप लोग बस आंसर को जानिए, ठीक है, टाइम इतना नहीं है। दूसरा, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, शायद आप सभी को पता हो, ठीक है। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तीसरा देखो, ऐसे हम चलेंगे, पूरी हिंदी हमें कवर करना है, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ये आखिरी वीडियो होगा आज का। तीसरा, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं भैया? तो सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चौथा, जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है? जीवन और दर्शन, तो इसके रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। फटाफट आप लोग आंसर लिखिए, ठीक है। पांचवा, मैला आंचल किसका उपन्यास है? बताइए, मैला आंचल जो है ये किसका उपन्यास है? तो ये फणीश्वर नाथ रेड्डी जी का उपन्यास है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, हरिवंश पुराण के रचनाकार है। हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है स्वयंभू। आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको भी पढ़िएगा, बाकी हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह, ठीक है, तो ये भारत भारती है। भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है। 8वां क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। बताइए कामायनी महाकाव्य में टोटल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? बताइए सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, लोकायतन। लोकायतन पर सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10वां क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा होगा, छायावाद युग की कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो छायावादी युग की है? ठीक है, तो भैया कामायनी आपकी छायावादी युग की है, क्योंकि इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, क्योंकि उनको छायावादी युग का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो इसको हम हटाते हैं, अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो ऐसे ऐसे करके हम 20 टॉपिक को आज एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, बस ध्यान से देखना, ठीक है।
देखो गद्यांश में क्या होता है, टोटल 10 नंबर का ये आता है। इसमें आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा किसी चैप्टर का इतना बड़ा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो मैंने लिया है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आंसर ढूंढते हैं, फिर हम आंसर लिखेंगे। देखो पढ़ो, इसको फटाफट पढ़ो और पहचानो किस चैप्टर का है। देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ठीक है, ये आपको बताया गया। अब ये किस चैप्टर का है शायद आपको पता चल गया। और देखो राष्ट्र यहाँ पे आया है, राष्ट्र यहाँ पे भी आया है। ठीक है, मतलब कई बार आप अगर देखेंगे इसमें तो राष्ट्र का जिक्र किया गया है, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का हमारा गद्यांश है। ठीक है, और इसके लेखक जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए भैया। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ट्रिक से। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका यहां से यहां तक जो है ना, जिसके नीचे रेखाएं हैं, इसका अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। थोड़ा चेंज वेंज करके अपने स्टाइल में लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहां से आंसर लिखा है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर, ये भी कंप्लीट। चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो ये भी दिया गया है यहां पे। देखो कहां है, ये देखो यहां से लिख दो आप, यदि यदि भूमि और जन अपनी अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। बस यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर, ये भी कंप्लीट। देखो यहां से उठाकर कहां है, ये देखो यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, नंबर 2 कंप्लीट। पांचवा, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है। तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, संस्कृति के सौरभ और सौंदर्य में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। बहुत इजी होता है गद्यांश, सिर्फ आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना होता है। अब हम एक एक करके इसका आंसर लिखेंगे। देखो जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करें तो प्रश्नोत्तर संख्या डालना, और कुछ ऐसे आप इसका फर्स्ट वर्ड, जैसे राष्ट्र का डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड संस्कृति है, ऐसे आप लोग लिख देना, राष्ट्र का डॉट 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 करके संस्कृति है, बस हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो फर्स्ट हम लोग एज अ संदर्भ लिख देंगे, चाहे आप संदर्भ लिखिए या डायरेक्टली भी लिख सकते हो। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम संदर्भ लिखेंगे। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये आपका पाठ का नाम हो गया, ये लेखक का नाम हो गया। ऐसे भी आप लिख सकते हो, 2 नंबर एग्जामिनर पूरा देगा, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। दोनों तरीके बिल्कुल सही है, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसके नीचे रेखाएं हैं, इसकी अपनी भाषा में थोड़ा चेंज वेंज करके व्याख्या लिख दो। ये 3 लाइन में दिया गया, आप 5-6 लाइन में लिख दो, काम खत्म। थोड़ा चेंज करके इसी से रिलेटेड देखो रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही
किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। बस ऐसे थोड़ा चेंज वेंज करके लिख दोगे, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका स्थान है? तो देखो यहां पे तो मैंने बताया था, ये राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। सीधा सीधा आंसर दिया गया है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको उठाकर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने चौथे क्वेश्चन पर। देखो, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है भैया, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो यही लिख दो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। 2 नंबर ये भी कंप्लीट, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन होगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन होगा गद्यांश का, ठीक है, इसको भी समझ लो। देखो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो देखो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखो यहाँ पे लिखा है, सीधा सीधा यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे लिखकर आओगे भैया तो एग्जामिनर भी बोलेगा 10/10, ये 10 में 10 आपको पूरा नंबर देगा, ठीक है, बेफिक्र होकर। तो ये भी हो गया हमारा, गद्यांश भी हो गया। देखो ऐसे समझते चलो धीरे धीरे, क्योंकि एक एक करके जब आप पढ़ोगे तभी आपके समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पे। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना, बार बार क्लास नहीं मिलेगा भैया, अंतिम दिन है, सपोर्ट कर दो। महत्वपूर्ण पद्यांश पे हम लोग चलते हैं अब, ठीक है। 10 नंबर का ये भी आता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो महत्वपूर्ण पद्यांश है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो भैया, सर्दी जुकाम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आवाज, ठीक है। देखो क्या है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। देखो 2023 में आ चुका है और ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है। मतलब जो श्री राम जी को कैकेयी जी ने वनवास भिजवाया था, अब वो पश्चाताप कर रही हैं और ये उसी समय की लाइनें हैं, ठीक है। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, पद्यांश के नीचे भी, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा हिंदी मीनिंग हम लोग इसका निकालते हैं। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, मतलब कैकेयी जी पश्चाताप करते हुए कह रही है कि जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यही सुनती रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। फिर वहां की सभा जो बैठी हुई है श्री राम जी के साथ, वो क्या कहती है जरा सुनिए। वो कहती है 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, मतलब वो लाल की माई, उस पुत्र की मां तो 100 बार धन्य है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, मतलब जिस जननी ने, जिस मां ने जना मतलब जन्म दिया है भरत सा भाई, भरत जैसे भाई को, ठीक है। मतलब कैकेयी की बातों को सुनकर राम सहित जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं, वो एक स्वर में उन्होंने कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है, ठीक है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और पागल सी होकर प्रभु के साथ सभा चिल्लाती है कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, कि वो माई तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। अब क्वेश्चन देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया शीर्षक है कैकेयी का अनुताप, कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों की व्याख्या आपको लिख देनी है जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कैकेयी जी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो मां, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। मतलब लोग कहते हैं कि भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता तो 100 बार धन्य है, ठीक है, वो कहते हैं। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? देखो, पहले इसका फर्स्ट वर्ड निज जन्म डॉट डॉट करके लाल की माई ऐसे लिख देंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो संदर्भ लिख देंगे हम लोग, या डायरेक्टली लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, बट हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो,
प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये कवि का नाम हो गया, ये पाठ का नाम हो गया भैया, 2 नंबर आपके नाम हो गया। ठीक है, हो गया। चलो दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है तो करेंगे। देखो कुछ ऐसे, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर में मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। भैया 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ध्यान से देखते चलो, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, एग्जाम आज ही है आपका, तो थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। हमें तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम भागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। लो बेटा 2 नंबर ये भी। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट और 10 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर ऐसे लिखकर आओगे। तो इसको भी मैं हटाता हूं, ये हमारा थर्ड टॉपिक था। अब हम चलेंगे अपने चौथे टॉपिक पे भैया, साहित्यिक परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय। देखो हिंदी के पेपर के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं सीरियल वाइज। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 5 नंबर आपको दिलाकर जाएंगे। इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का पढ़ लोगे 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। जाओ आशीर्वाद। ठीक है, अब जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखे तो पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर रचनाओं को लिखना है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जीवन परिचय को आप बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहें। तो देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले जीवन परिचय लिख देना छोटा सा। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। मतलब इनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, ये सब लिख देना जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय में इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है? देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज थी। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा हिंदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। बस हो गया भैया, ये आपको 3 नंबर दिलाएगा साहित्यिक परिचय। रचनाओं में देख लो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। रचनाएं आप हेडिंग वाइज लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इनकी रचनाएं हैं। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। बस इतना लिख देना, आपको 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा। बाकी ये दोनों जो है आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। बट आप उपन्यास तक लिख देना भैया, 2 नंबर इसका भी मिलेगा और टोटल आपको 5 नंबर एग्जामिनर दे देगा अगर ऐसे आप लोग लिखकर आओगे। तो ये तो लेखक का साहित्यिक परिचय था। कवि में मैंने लिया है रामधारी सिंह दिनकर जी को। देखो कवियों में आप रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त 2-3 अगर पढ़ लेते हैं भैया, पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, तो इनका भी साहित्यिक परिचय दो है, कुछ वैसे ही होता है जैसे हम एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं। टोटल 20 टॉपिक थे, 20 टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोग पहुंचे अभी कवि का साहित्यिक परिचय। देखो
इसमें भी पहले आप लोग जीवन परिचय लिखना, वही सेम प्रोसेस। देखो, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हो गया। बस हो गया भैया। साहित्यिक परिचय देखो, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी है। ऐसे लिख देना, 3 नंबर आपका कंप्लीट। रचनाएं देख लो, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है, जैसे काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरनाम आदि। बाल साहित्य में धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। तो 2 नंबर इसका भी और टोटल आपका 5 में 5 यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझो, पूरा पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तो हम खंड का में ही हैं, खंड खा हमने अभी नहीं पढ़ा। चलो कहानी पे आ जाते हैं मेरे भाई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 20 टॉपिक में से, आप लोग खुद ही देख लो, वो होगा कहानी। ठीक है, तो कहानी में हमने लिया है बहादुर कहानी का सारांश। आप लोग पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लो भैया। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये कहानी कितनी बार आ चुकी है आप खुद ही देख लो। बहादुर कहानी का सारांश हम पढ़ेंगे। चलो हम पढ़ते हैं इसको। मैं पहले भी बता चुका हूं, पढ़ते हुए चलेंगे, आप समझते हुए चलना। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है, जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है बहादुर, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता को देखकर अब सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। देखो, मैंने आपको बता दिया कहानी, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे शायद। बस चीजों को समझो, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लोगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, टाइम हमारे पास आए रही, अभी पेपर है कुछ देर बाद, तो आप लोग जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझो। 5 नंबर ये भी कंप्लीट। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और आता है हमारे खंड का में, वो है खंड काव्य। खंड काव्य जो है ये आपको खुद पढ़ना होता है आपके जिला वाइज, तो ये आप लोग पढ़ लेना। तो हमारा खंड का जो 50 नंबर का है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने खंड खा पे। देखो, यहां से हमारा हेडिंग आ गया है खंड खा। अब खंड खा भी टोटल 50 नंबर का रहेगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा संस्कृत का गद्यांश, टोटल 7 नंबर का रहेगा। पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखो, आपको संस्कृत का एक गद्यांश दे दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट गद्यांश है? 14, 16, 17, 18, 19, 23 में आ चुका है, तो भैया 25 में भी आएगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, तो हम इसी को पहले हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, फिर लिखना सीखेंगे। आपको संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद इसका करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, फिर लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। देखो क्या दिया गया है। हिंदी संस्कृताग्र भाषासु अस्या समानः अधिकारः आसीत्। यानी कि हिंदी, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत आदि भाषाओं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा, अस्य इनका समान समान अधिकार, अधिकार आसीत था। मतलब इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। किसका? महामना मालवीय जी का। ये जो हमारा गद्यांश है ये महामना मालवीय पाठ से लिया गया। आगे देखो, हिंदी हिंदू हिंदुस्था मुत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करो। तो मतलब हिंदी, हिंदी, हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की उन्नति, उत्थानाय का मतलब उन्नति के लिए, अयम इन्होंने या ये, निरंतरम निरंतर, प्रयत्नम करो प्रयत्न करते रहे। मतलब हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। ठीक है, शिक्षयो मतलब शिक्षा द्वारा ही, ठीक है,
देशे समाजे, देश और समाज का, ठीक है। चा नवीनम, नवीन प्रकाशा, मतलब नवीन प्रकाश का उदय उदय होता है। अतः अतः श्री मालवीय, श्री मालवीय ने वाराणसी, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापनम करोत, मतलब स्थापना की। मतलब शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस निर्माणाय, मतलब इसके निर्माण के लिए अयम, इन्होंने जनान, लोगों से धन अयाचत मांगा, जनाश्च, और लोगों ने भी महत्यस्मिन, इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम, प्रचुर मात्रा में धनमश्च, धन पर्याश्चन दिया, ठीक है। मतलब इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर मात्रा में धन दिया। तेन निर्मितो अयम, इनके द्वारा बनवाया हुआ, विशाला, ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्त की विभाति सुशोभित हो रहा है, ठीक है। मतलब इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्त की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अप, यानी कि साधारण स्थिति का मनुष्य भी महतोत्साहेन, महान उत्साह, मनस्वित्वा, बुद्धिमता से, पौरुषेर, यानी कि पुरुषार्थ से, चा असाधारणम, यानी कि असाधारण कार्य कर्तु, करने में क्षम, सक्षम होता है। मतलब कहा जा रहा है कि साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है। आगे देखो, एत दर्थमेव, इसी कारण से जनास्त, लोगों ने महामना के नाम से इन्हें इत्युपाधिना, उपाधि से पुकारना, ठीक है, अविधातुम आरब्धवंता, पुकारना आरंभ किया। मतलब इसी कारण से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। तो पहले आपको अब लिखना है संदर्भ की ये किस पाठ से लिया गया है। तो देखो पहले जब इसको सॉल्व करो तो ऐसे वही लिख दो, हिंदी संस्कृताग्ध भाषासु, ठीक है। इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड जो है इसको लिख दो। संदर्भ में सिर्फ इसमें पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम नहीं लिखना होता। देखो संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। बस पाठ का नाम लिख दो, काम हो गया। इसका हिंदी अनुवाद हम वैसे लिखेंगे जैसा मैंने बताया। देखो, इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर मात्रा में धन दिया। इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्त की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया। भैया 7 नंबर आपका कंप्लीट, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर इसका, टोटल आपको 7 नंबर उठाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है ये महत्वपूर्ण पद्यांश होगा, ये भी 7 नंबर का आता है। मैंने बताया था आप सुभाषित रत्नान चैप्टर के सारे पद्यांश या श्लोक को पढ़ लो, भैया 7 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। बाकी जो एक आध दो चैप्टर है उसको भी पढ़ लो, आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत स्पेशल है। देखो क्या है, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, ठीक है। कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुखार्थिना कुतो विद्या, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ये सुभाषित रत्नान चैप्टर का बहुत ही स्पेशल श्लोक है, ठीक है। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे सुखार्थी ना लिखेंगे, डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड लिखेंगे और पहले हम संदर्भ लिखेंगे। देखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। देखो पाठ का नाम आपका हो गया, संदर्भ फाइनल हो गया, 2 नंबर इसका कंप्लीट। अनुवाद लिख दो। देखो, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। 5 नंबर इसका कंप्लीट, टोटल 7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सुभाषित रत्नान चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लेना, बाकी जो चैप्टर है उसके श्लोक पढ़ लेना भाई मेरे, पूरा नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखो 2 मैं बता रहा हूं, देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का आता है। देखो फर्स्ट,
अंगूठा दिखाना, ये जो ब्लैक वाला है ना, यही आपसे पूछा जाएगा। अर्थ आपको लिखना है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। देखो अंगूठा दिखाना मतलब स्पष्ट मना कर देना। वाक्य प्रयोग देखो, जब तक लिपिक ने उसका कार्य नहीं कर दिया था तब तक वो उसे कुछ राशि का वादा करता रहा, काम होते ही उसने लिपिक को अंगूठा दिखा दिया। बस हो गया मेरे भाई। यही आपको जो क्वेश्चन है इसमें आपको वाक्य में यूज करना है, प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। दूसरा, दाल में कुछ काला होना मतलब गड़बड़ होना। दाल में कुछ काला होना मतलब गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग देखो, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है। दाल में काला है, ठीक है, जरूर कुछ दाल में काला है। बस ये आपका वाक्य प्रयोग हो चुका है मेरे भाई। 2 नंबर ये भी कंप्लीट, बस हो गया। 2 ही नंबर का आएगा। अब चलिए अपने ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जो 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वो है आपठित गद्यांश। ये भैया 5 नंबर का टॉपिक है। इसमें आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, इस गद्यांश को। फिर इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको इसी में मिलेगा, उसका आंसर देना है। चलो पढ़ते हैं इसको। देखो, पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूं। मेरी 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद जी खोलकर मुझे दान करते हैं। दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं। और जो लोग ना मेरा दान करते हैं और ना भोग, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। अब आपको पता चल चुका होगा किसकी मैं बात कर रहा हूं, पैसे की, धन की बात कर रहा हूं। मेरी कमी यदि कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है तो मेरी अधिकता भी कम नुकसानदायक नहीं होती। इसलिए मेरे प्रयोग में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। देखो का उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए। देखो वक्ता का नाम भैया धन है, यहाँ पे धन की बात की जा रही है। अगर अगर आप दान करेंगे भैया तो दानी कहलाएंगे, रखे रहेंगे तो आपको आयकर विभाग वाले, इनकम टैक्स वाले भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। खा वक्ता की कौन कौन सी गतियां होती है, तो भैया लिखा है सीधा, मेरी 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। बस यही उठाकर लिख दो, नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका और 2 इसका। देखो वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है, तो वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर वो उनके पास अधिक समय तक नहीं रह पाता। देखो लिखा है, ये देखो, जो लोग ना मेरा दान करते और ना भोग, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर विभाग वाले अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते। बस यही उठाकर लिख दो भाई, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले ऐसे लिखेंगे। देखो पहले मैं डॉट 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 करके बरतनी चाहिए, कुछ ऐसे लिख देंगे। अब क्वेश्चन एक एक का आंसर देखो। उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए, तो उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम धन है भैया। 1 नंबर कंप्लीट। खा देखो, धीरे धीरे समझते चलो। वक्ता की कौन कौन सी गतियां होती हैं, तो वक्ता अर्थात धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। धन का दान और भोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि धन की कमी के साथ साथ उसकी अधिकता भी बहुत नुकसानदायक होती है भैया। 2 नंबर इसका कंप्लीट गा। वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है, तो वक्ता की अधिकता, धन की अधिकता से दान या भोग ना करने पर वो उनके पास अधिक समय तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी वक्ता को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। मतलब आप पठित गद्यांश बहुत इजी होता है, आपको गद्यांश में ही उसका आंसर मिलेगा, सिर्फ ढूंढ कर लिख दो भाई, नंबर मिल जाएगा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, शब्द युग्म, ठीक है। शब्द युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा। 2 नंबर का ये आता है। देखो जैसे फर्स्ट है अंश, अंशु, इसका सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका पहले जो बाद में उसका बाद में बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। देखो भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। तो भैया अंश, अंश का जो सही अर्थ होगा वो भाग और किरण होगा। अंश का मतलब भाग, अंशु का मतलब किरण। दूसरा निहत, निहित, इसका सही अर्थ क्या होगा। फर्स्ट है मरा हुआ और छिपा हुआ, सेकंड है छिपा हुआ और डरा हुआ, थर्ड है गिरोह और घर, फोर्थ है हारा हुआ और मरा हुआ। भैया निहत का मतलब होता है मरा हुआ, निहित का मतलब छिपा हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मरा हुआ और छिपा हुआ, ठीक है। चलो ये भी हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते चलो, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलो अनेकार्थी शब्द पे आ गए हैं। 2 मैं आपको बता देता हूं, एक ही आपको करना होता है। 2 नंबर का ये भी रहेगा। देखो नाग, नाग को किन किन नामों से जानते हैं। नाग को हम सर्प, हाथी, नागेश्वर, मनुष्य की एक जाति का नाम भी नाग होता है। पतंग, पतंग को सूर्य, पक्षी, कीट, पतंग, पारा, नौका, विष्णु, ये सब बोलते हैं। आपको 2 ही लिखना है, मैं 5-5 बता रहा हूं, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। इसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे आते हैं। 2 नंबर का आएगा, जैसे जिसके आगमन की कोई तिथि निश्चित ना हो उसको क्या कहते हैं, अग्रणी, कवि, अतिथि, कायर। भैया अतिथि कहते हैं, जिसके आगमन की कोई तिथि ना हो, मतलब उसके आने की कोई तिथि ना हो, उसको अतिथि बोलते हैं। दूसरा बहुत तेज बुद्धि वाला, उसको क्या बोलते हैं भैया, कुशाग्र बुद्धि। जो बहुत तेज बुद्धि वाला होगा उसको हम लोग कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे। बस 2 ये भी पढ़ लो। वाक्य संशोधन पे चलेंगे। 2 नंबर देखो,
इसको देखो, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, तो इसको ये गलत है। कैसे सही करना है? आपकी पुत्री पद्मा बुद्धिमती है, ये सही है। तो आपको गलत चीजों को सही करना है। वाक्य संशोधन का मतलब सिंटैक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा, कृपया करके मेरे घर पधारिए, नहीं कृपया मेरे घर पधारिए, ये सही होगा। ऊपर वाला गलत है, ठीक है। चलो, इसको भी हम हटाते हैं और अब हम चलेंगे अपने रस छंद अलंकार पे, फिर पत्र लेखन, फिर निबंध, ऐसे ऐसे सबको पढ़ेंगे। रस में हमने हास्य रस को लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रस है। आप 3 रस को पढ़ लेना, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, काम हो जाएगा। देखो देखो, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और पंचरी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है भैया। बस यही लिख दो, काम हो जाएगा। करुण रस का लिखना है तो इसी ट्रिक से लिख देना। देखो, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस कहलाता है। बस करुण कर देना, उसका स्थायी भाव लिख देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो उदाहरण, देखो उदाहरण ये है, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। बस यही उठाकर लिख देना, 2 नंबर आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। रस छंद अलंकार मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, जाकर देख लेना अगर टाइम हो। फर्ज करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना मेरे भाई, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो ये आपका हो गया रस, ठीक है, एक मैंने बता दिया है। अब छंद पे चलते हैं। देखो, आपको कोई दूसरा उदाहरण याद है, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं बिना बेझिझक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौपाई देखो, छंद है ये। चौपाई सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मतलब चौपाई जो है ये सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होंगे और हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। इसके लिए हमें ब्लू पेन यूज करना पड़ेगा मेरे भाई। चलो देखते हैं। जैसे उदाहरण देखो, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। ये आपका उदाहरण है। इसमें मात्राएं गिनो। देखो, बंदव बिंदी लगी है तो 2 मात्रा होगी, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। देखो, पहले चरण में 16 हो गए। दूसरे में देखो, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। इसमें भी 16 हो गई। इसमें देखो, 1 1 2 1 3 1 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। इसमें भी 16 हो गया। इसमें देखो, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। इसमें भी 16 हो गई। मतलब इसमें हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। यही होता है चौपाई। तो आप लोग परिभाषा देख लो, उदाहरण देख लो, फटाफट नोट कर लो, जाकर छाप देना, काम खत्म। चौपाई छंद में चौपाई दोहा सोरठक, यही पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। चलो, इसको मैं भी हटाऊं, फटाफट हटाते हुए चलता हूं, आगे बढ़ते हैं, टाइम है नहीं मेरे पास। अलंकार में मैंने उपमा अलंकार को लिया है। देखो, उपमा 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 अलंकार, सॉरी, यहाँ पे उपमा नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा यमक अलंकार, ठीक है। क्या रहेगा? यमक लिख देना ऊपर, ये यमक है, हेडिंग गलत पड़ गया है तो यमक लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। देखो, यमक अलंकार, देखो यमक अलंकार क्या होता है। देखो, आप अलंकार में यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। देखो, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा, ठीक है। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, तो वो यमक अलंकार कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है। काली घटा, इस घटा का मतलब होगा बादल, और इस घटा का मतलब होगा कब हो गया। तो देखो स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। फर्स्ट वाला घटा का मतलब है बादल, काली घटा मतलब काले बादल का, घमंड घटा, घमंड कम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन एक ही शब्द एक से अधिक बार आया परंतु इसके अर्थ भी अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। बस हो गया मेरे भाई, यही आपको उठाकर लिखना था, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पत्र लेखन पे। चलो, नेक्स्ट टॉपिक पत्र लेखन। पत्र में मैंने एक ऐसे पत्र लेखन को लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करते हैं तो ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। मतलब आपको किसी बैंक के प्रबंधक को किसी व्यवसाय के लिए आपको ऋण प्राप्त करना है, लोन लेना है, तो आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से,
सेवा में लिखना पहले, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, प्रबंधक जी को पत्र लिख रहे हैं, मैनेजर जी को, किसके मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, कहाँ है ये, सिविल लाइंस फैजाबाद, बस ऐसे लिख दिया हमने। सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस फैजाबाद, ये आपको ऐसे थोड़ा सा एड्रेस लिखना है। पहले सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखना है, जैसे आप बैंक मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं, किस बैंक मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं वो मैंने लिख दिया, कहाँ है ये बैंक वो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर आपका विषय क्या है भाई, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, तो बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, मतलब बैंक से हमें ऋण लेना है, लोन लेना है, उसके लिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, ये लिख दिया। फिर महोदय लिखो और अपनी सारी दुख कथा जो भी आपको बोलना है बोल दो फटाफट। देखो सभी ने निवेदन है कि वर्ष 2000 में 2000 डॉट डॉट लिखा है, मैं अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि प्रदान करने की कृपा करें। बस ऐसे लिख देना, फिर धन्यवाद सहित दिनांक मत डालना, दिनांक लिख देना, भौदिये काखागा, अपना नाम भी मत लिख देना, अयोध्या फैजाबाद, बस हो गया। मतलब आपको पहले बैंक से अगर लोन लेने के लिए पत्र लिखना है तो सेवा में लिखो, फिर बैंक प्रबंधक जिसको पत्र लिख रहे हो वो लिखो, किस बैंक के प्रबंधक को पत्र लिख रहे हो वो लिखो, फिर कहाँ है ये बैंक वो लिख दो, विषय लिख दो, बैंक में ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र महोदय लिखकर आप अपनी पूरी प्रॉब्लम और आपकी जो डिमांड है उसको लिख दो, और बाद में आप लोग दिनांक डाल दो, भौदिये लिख दो, काम खत्म हो जाएगा भैया, 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने निबंध पे, हमारा लास्ट टॉपिक होगा हिंदी का। निबंध में मैंने लिया है इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। देखो 9 नंबर का टोटल निबंध आता है, हम आज पढ़ेंगे इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता पर निबंध। देखो और भी बहुत सारे निबंध है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत निबंध है, सबको आप लोग पढ़ना। ये तो मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ठीक है, तो इन सब निबंधों को भी पढ़ लेना, आतंकवाद पर निबंध। लेकिन आज हम इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, इंटरनेट पर निबंध आज हम लिखेंगे। तो देखो जब भी निबंध लिखो पहले आपको रूपरेखा लिखना है कि आखिर आप कौन कौन सा हेडिंग इस निबंध में डालने वाले हैं। तो हम टोटल 5 हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना पहले लिखेंगे, फिर दूसरा हेडिंग सूचना क्रांति की देन, तीसरा शैक्षिक उपयोगिता, चौथा शिक्षण में बाधक, और पांचवा उपसंहार। देखो प्रस्तावना और उपसंहार तो हेडिंग हर निबंध में होता है, लेकिन बाकी के जो हेडिंग होते हैं ना वो आपके जो हेडिंग होंगे वो आपके निबंध के अकॉर्डिंग डालेंगे आप लोग, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना हम देखते हैं। देखो आखिर इंटरनेट है क्या उसके बारे में देखो। इंटरनेट सार्थक समाज में शिक्षा, संगठन और भागीदारी की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम हो सकता है। देखो भैया आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इंटरनेट के द्वारा ही देख रहे हैं। नोम चोम्स्की का ये कथन वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। पहले लोगों के शौक खेलना, पढ़ना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, फोटोग्राफी इत्यादि हुआ करते थे। आजकल उनके शौक के बारे में पूछे तो हर 10 में से 7 लोगों का जवाब इंटरनेट सर्फिंग होगा। और कमाल तो ये है कि इंटरनेट के माध्यम से खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने और चित्र बनाने जैसे शौक भी पूरे किए जा सकते हैं। बस हो गया। जितना अच्छा निबंध डाल के आप, जितना अच्छा हेडिंग डाल के आप निबंध लिखोगे ना, उतने पूरे नंबर पाने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, सूचना क्रांति की देन। देखो इंटरनेट को कोई जादू तो कोई विज्ञान का चमत्कार तो कोई ज्ञान का सुपर हाईवे कहता है। आप जो भी कहिए, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सूचना क्रांति की देन यह इंटरनेट न केवल मानव के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ है, बल्कि संचार में गति एवं विविधता के माध्यम से इसने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तभी अमेरिका के लेखक डेव बैरी ने कहा है कि इंटरनेट काल उपकरण, टेलीफोन व मोबाइल के आविष्कार के बाद मानव संचार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एकल विकास है। सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है। बस हो गया मेरे भाई, ऐसे आप लोगों को कुछ लिख देना है, ठीक है। तीसरा हेडिंग रहेगा, हेडिंग वाइज हम लिखेंगे। जो प्रस्तावना में हमने हेडिंग डाला था वही हम एक एक करके लिख रहे हैं। तीसरा शैक्षिक उपयोगिता, ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, मतलब पूरा लिखना। तो देखो इंटरनेट के माध्यम से आज शैक्षणिक
पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जुड़ी किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था तथा उसकी गतिविधियों, विशेषताओं आदि के बारे में इंटरनेट पर अपना वेब पेज बना सकता है, जिसे करोड़ों लोग अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं। विश्व व्यापक संजाल यानी वर्ल्ड वाइड वेब WWW वैश्विक पहुंच का सर्वोत्तम साधन सिद्ध हो रहा है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां मामूली शुल्क लेकर उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही है। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ दूरस्थ शिक्षा में होता है, जिसके माध्यम से छात्रों को शिक्षा अर्जित करने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि घर बैठे ही कम अवधि में इंटरनेट के द्वारा सुदूर स्थित कक्षाओं में भाग लिया जा सकता है। इंटरनेट के इसी लाभ के कारण भारत में दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। यही नहीं, इंटरनेट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रम लोकप्रिय हो गए हैं। सरकार द्वारा इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसलिए सभी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। ठीक है। इंटरनेट के द्वारा छात्र वस्तुओं की पहचान करने, प्रोजेक्ट तैयार करने, मॉडल बनाने आदि कार्य कम से कम व शीघ्र ही कर पाते हैं। कंप्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। इंटरनेट न केवल छात्रों के सैद्धांतिक तत्वों को व्याख्यायित करने में लाभकारी है, अपितु छात्रों के कौशल को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरनेट के द्वारा संपूर्ण विश्व की जानकारी भी माउस का एक बटन दबाते ही प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से छात्र भारत में बैठे हुए हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। भैया कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेट हमारे लिए, वो समझ लो। अब भैया शिक्षण में बाधक, क्या इंटरनेट हमारे शिक्षा में बाधक का भी काम कर सकता है, मतलब शिक्षा में हमारे प्रॉब्लम भी दे सकता है? चौथा हेडिंग देखो, इंटरनेट से कई लाभ हैं तो इसकी कई कमियां भी है। कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में भी करते हैं। इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़े समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक होता है। इन सबके अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर अनावश्यक और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते रहते हैं। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़े एवं तथ्यों को हमेशा प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। इनके प्रयोगों के समय हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। पांचवा उपसंहार हेडिंग रहेगा देखो, इस प्रकार इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचड़े की भी कमी नहीं है। यदि इसका सही इस्तेमाल करना आ जाए तो इस सागर से ज्ञान व प्रगति के मोती प्राप्त होंगे, और यदि गलत उपयोग करना आ जाए तो कूड़े कचरे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान के साथ एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित उपयोग मनुष्य की प्रगति में विशेष भूमिका निभाएगा। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही उपयोग सिखाना अति आवश्यक है, अन्यथा ये बच्चों के हाथ में धारदार तलवार साबित होगा। बस इतना ही आपको लिखना था भैया निबंध में। 9 नंबर कंप्लीट। जितना अच्छा आप लोग निबंध में हेडिंग डालोगे उतना अच्छा नंबर आपको प्राप्त होगा। जाकर छाप दो आज भैया 24 फरवरी को। बहुत जल्दी मैंने क्लास ले लिया, वरना 1 घंटे से ऊपर की ये क्लास होती। तो 24 फरवरी 100 नंबर पक्का। आज मैंने थोड़ा स्पीड से 5G की स्पीड से मैंने पूरा क्लास लिया। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना। हमारी पूरी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा था टोटल 20 टॉपिक, वो एक एक करके हमने पढ़ा भी दिए। आप देख लीजिए सारे टॉपिक हमने पढ़ा दिए, कुछ बच्चा नहीं है, 2-3 टॉपिक इधर भी है। ठीक है, तो जाकर छाप दो भैया आज, और बोर्ड एग्जाम देकर आना तो मुझे जरूर बताना कि कैसा गया आपका पेपर। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।